नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के कमेंट मैंने देखे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सही चल रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि कॉन्टिनेंट सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट सीरीज़ के समानांतर हम लोग टॉपिक को भी लेके चलेंगे और वैसे क्लासेस चल भी रही हैं। अभी आप लोगों ने कॉन्टिनेंट सीरीज़ में 2 महाद्वीप आपने समझे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आज हम लोग सबसे छोटे महाद्वीप की तरफ बात करेंगे, जो है ओशेनिया कॉन्टिनेंट, है ना। ओशेनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ये पूरे कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है, जिसके कारणवश इसको कई बार ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जान लिया जाता है ना। अब जरा एक चीज़ समझिए, इसको ओशेनिया क्यों कहा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है, समझते हुए भी चलना है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक ऑस्ट्रेलिया का डायग्राम आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए, ये आपका विश्व है और यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा है और 23.5 डिग्री मकर रेखा। और ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो समझते चलिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ही ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, जरा ये आप जान पाएँ, ये कुछ इस तरफ, इस तरीके से ये बना हुआ है, जो आपके सामने जूम करके यहाँ बना दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बीचों बीच से मकर रेखा भी जा रही है ना। तो अब आप ये जान पाए दक्षिणी गोलार्ध में है। अब जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है, लेकिन कुछ छोटे छोटे देश हैं, कुछ छोटे छोटे देश इस तरफ फैले हुए हैं, इस तरफ। इन सबके सम्मिलित रूप को कहा जाता है ओशेनिया। ठीक है, तो ओशेनिया कॉन्टिनेंट यानी ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत हमें कौन कौन से देश पढ़ने हैं, उसकी जरा आप एक रूपरेखा बनाइए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो हमने जूम करके बनाया है, इसके साथ में कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं। अब देखिए, स्क्रीनशॉट उम्मीद कर रहा हूं ले लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि इस ओशेनिया महाद्वीप में, यानी जो ओशेनिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे मेलानेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया यानी इन सब का सम्मिलित रूप। इन सब का सम्मिलित रूप क्या है? ओशेनिया कॉन्टिनेंट, ओशेनिया महाद्वीप। और इन सब में सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। इन सभी ओशेनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो देशों के नाम आप देख पा रहे हैं, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इन सब के सम्मिलित रूप को बोला जा रहा है ओशेनिया कॉन्टिनेंट। और इन सब में सबसे बड़ा देश है आपका, ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा, सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब एक चीज़ और समझिए कि इन सब का सम्मिलित रूप तो है ही है, और भी कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, कई सारे छोटे छोटे देश हैं इस महाद्वीप के अंतर्गत। कभी भविष्य में प्रश्न आ जाए कि ओशेनिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो वो है नौरू। यानी सबसे बड़ा देश तो आप ये देख पाए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओशेनिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, वो क्या है? नौरू सबसे छोटा देश है। मैप में आप लोग सर्च कीजिएगा और नहीं मिल पाएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा मैप में आप लोग कहाँ देख पाएंगे। ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझिए कि अगर जैसे हम लोगों ने बात करी नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की, है ना, उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किया गया जेम्स कुक के द्वारा, है ना। मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, आप नोट करते चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और ये जो लोकेशन देख पा रहे हैं इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अधिकांश प्रश्न यहीं से आते हैं। और इसको जान लेने के बाद करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी आप लोग यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित मामले हैं आप लोग सुनते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है तो कौन से ग्राउंड पे हो रहा है, कौन कौन सी लोकेशंस है, उन सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया की खोज के प्रयास की बात की जाए तो आप मेंशन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया बच्चों? जेम्स कुक ने। जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज करने का सबसे पहले प्रयास किया गया और इन्होंने फाइनली खोजा भी। ऑस्ट्रेलिया कहीं खो नहीं गया था कि खोज निकाला, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज लिया। ठीक है, उसके बाद बात करें, इसी में आप लोग पढ़ेंगे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया किसको कहा जा रहा है। अब नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया किसको कह रहे हैं, थोड़ा लोकेशन को आप ध्यान से समझिएगा। ये आप डायमेंशन देख पा रहे हैं, यानी इस रेड लाइन के इस तरफ का जो एरिया है इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये जो बीच में आप लाइन देख पा रहे हैं, ये जो लाइन जा रही है ये वही मकर रेखा है, 23.5 डिग्री रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा, भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा इसको बोला जाता है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे आपको सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब उसके बाद जो आगे का हिस्सा देख पा रहे हैं इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के नाम से नहीं जाना जा रहा है, इनके नाम अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे ऊपर वाले हिस्से की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के जैसे ही नीचे आप लोग आइएगा इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। किस नाम से जाना जाता है? न्यू साउथ वेल्स। और ये जो नीचे वाला हिस्सा देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं विक्टोरिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया तो जेम्स कुक ने। वहीं पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की खोज, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की खोज करी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने खोज करी किसकी? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपने देखा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। यानी अगर हम भारत की बात करें, भारत देश की बात करें तो आपको पता है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अगर बात की जाए कि भाई कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए और उनकी राजधानियां कौन सी हैं वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कैसे याद रख पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके सारे डायमेंशन क्लियर करते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 6 राज्य, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं। 2 केंद्र शासित राज्य हैं, 2 केंद्र शासित राज्य हैं और 6 यूनियन टेरिटरी हैं। कैसे याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में साइंस साइड का बच्चा क्या करता है? बीएससी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो पीएचडी करेगा, एक हायरार्की, एक सिस्टम फॉलो होता है ना। तो मतलब अगर ग्रेजुएशन करी तो उसके बाद मास्टर डिग्री करेगा, एमए करी, फिर उसके बाद पीएचडी करेगा। तो आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, बीएससी, बच्चे ने बीएससी करी, फिर एमए किया और फिर पीएचडी कर दी,
इन्हीं के इनिशियल लेटर से इनके नाम है, इन्हीं के इनिशियल लेटर से इनके नाम है। कि जैसे अगर बी से हम बात करें तो बी से ब्रिस्बेन, लोकेशन देखिएगा क्वींसलैंड में है ब्रिस्बेन, इस तरफ आप लोग देख पाएंगे। बी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इसको आप मेंशन कीजिएगा ब्रिस्बेन। बीएससी, एमए और पीएचडी हायरार्की सिस्टम ध्यान रखिएगा। बी से आपका हो गया ब्रिस्बेन, ठीक है। ब्रिस्बेन कहाँ है? क्वींसलैंड। जैसे ही न्यू साउथ वेल्स की तरफ बढ़िएगा आप लोग, अब ये क्लॉकवाइज चलना है। एस से हो गया आप लोगों का सिडनी, एस से क्या हो गया? सिडनी। सिडनी की लोकेशन वीडियो पॉज करके खुद ही सर्च कीजिए। सिडनी आप लोगों का पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में, और आप कुछ इस लोकेशन पे देख पाएंगे। एस से हो गया सिडनी। BSC, सी से हो गया कैनबेरा, और ये जो कैनबेरा है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबेरा, कैनबेरा की लोकेशन आप लोग देखेंगे कुछ यहाँ पे है। सी से हो गया कैनबेरा, कैनबेरा, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि भाई ब्रिस्बेन जो है ये क्या है, क्वींसलैंड ये सब क्या चीजें हैं। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया बच्चों इतने क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्वींसलैंड जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। बीएससी हो गई। उसके बाद अगर हम लोग एमए की बात करें तो एम से आपको मेंशन करना है मेलबर्न। क्या है? मेलबर्न। आप विक्टोरिया में देख पाएंगे कुछ यहाँ पे, एम से मेंशन कर दे रहा हूं मैं। मेलबर्न आप बहुत सुनते होंगे, मेलबर्न ग्राउंड में, मेलबर्न स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा है। मेलबर्न कहाँ है? विक्टोरिया। तो यानी विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, ठीक है। BSC MA, ए से कौन सी लोकेशन है? ए से है एडिलेड। तो नेक्स्ट नाम मेंशन कीजिएगा एडिलेड। क्या नाम है? एडिलेड। और ये एडिलेड कहाँ पड़ता है? सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, कुछ इस तरफ आप लोग देख पाएंगे, सदर्न ऑस्ट्रेलिया। BSC MA हो गया। उसके बाद PH से है पर्थ, कुछ यहां आप लोग देख पाएंगे। PH से है पर्थ, और D से है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। D से है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन, ठीक है जी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। हमने तो बताया भाई 6 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य हैं, टोटल तो 8 हो रहे हैं। तो 8वां आप लोग देख पाएंगे, 8वां आप लोग देख पाएंगे कुछ इस तरफ ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे। देखिए जरा मैप में, मैप साथ में रखिएगा जब भी ज्योग्राफी की क्लास आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे है तस्मानिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है तस्मानिया। टी से मेंशन कर दे रहा हूं मैं, टी से है तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। तो पहला तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे तीन यानी जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, 6 तो राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। तो अब हमें पता लगा कि भाई यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है इसके अंतर्गत। एक तो डार्विन है यूनियन टेरिटरी, एक तो डार्विन है यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं इसकी जो कैपिटल है कैनबेरा वो है, इसकी जो कैपिटल है कैनबेरा, यूनियन टेरिटरी ये है। टोटल हो गए 8, 7 और एक 8वां तस्मानिया। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी आपके पास एक तो डार्विन है यूनियन टेरिटरी, और कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये भी यहाँ पे यूटी के रूप में जानी जाती है, ठीक है जी। अगर कभी भविष्य में आपकी परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्नलिखित राजधानियों का मिलान कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन, सदर्न ऑस्ट्रेलिया राजधानी, अगर हम लोग सदर्न की बात करें तो एडिलेड, वेस्टर्न की बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। समझ पा रहे हैं? चाहे तो उसको अलग से भी नोट कर सकते हैं, अगर समझ गए तो अलग से नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये तो आपको लोकेशन पता लग गई कि भाई क्या क्या नाम है और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था
कि बच्चों हमें पढ़ना है महासागर यानी ओशन, उसी के अंतर्गत सागर होंगे, उसी के अंतर्गत खाड़ियाँ होंगी। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं सागरों की लोकेशन की तरफ। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को महासागर बता दूं कि कौन कौन से महासागरों के बीच ये है, तो आप देख पाएंगे कि इस तरफ इंडियन ओशन है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो राज्य और राजधानियाँ हो गई, ये जो लोकेशन आप लोग जान पाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ये वाला लोकेशन है, इसके पश्चिम की तरफ आप देख पाएंगे तो यहाँ है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, इंडियन ओशन। और इसके पूर्व की तरफ अगर हम लोग बात करें तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है। कौन सा है? पैसिफिक ओशन। भाई महासागरों में ही तो सागर होंगे। तो अब यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं, कितने सागरों के बीच है ये? पहला पॉइंट बना के लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच अवस्थित है। पहला पॉइंट लिखा आप लोगों ने। अब कितने सागर हैं, कैसे याद रखेंगे वो देखिए जरा। अगर हम सागरों की बात करें देखिए, सागर कैसे याद रखेंगे आप लोग। जैसे हम लोगों ने इसकी राजधानियां याद रखी, BSc, MA, PhD, है ना। सागर को कैसे याद रखेंगे? टेक्ट, TACT, टेक्ट। टी से तिमार सागर, तिमार सी। ए से अराफुरा सी, अराफुरा सागर। सी से कोरल सी और टी से तस्मानिया सी, तस्मानिया सी। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है तिमार सी। पहला सागर किनके मध्य है? तिमार सागर किनके मध्य है? इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य। चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या मेंशन कर देंगे तो आपको याद रहना चाहिए। अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य है, यानी यहां कौन सा सी है? अराफुरा सी, अराफुरा सी। टी ए हो गया। सी से कोरल सी, यानी आप पूर्वी तरफ देख पाइएगा तो यहां पे है कोरल सी। और तस्मानिया सी इसके दक्षिण में आप देख पाएंगे तस्मानिया है, यानी इस तरफ कौन सा है? तस्मानिया सी, तस्मानिया सागर। क्लियर है? यहां तक के पॉइंट क्लियर है। यानी तिमार, अराफुरा, कोरल और तस्मान, ये तस्मान सी जो है, तस्मानिया सी, इन सागरों के मध्य है, यानी इसके चारों तरफ ये सागर हैं। महासागर दो ही हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य ये अवस्थित है। ठीक है, अब ये क्या करके सब पे बात करनी है हमें। अभी लोकेशन को जानिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे खाड़ी की बात करें तो खाड़ी लिखिएगा यहाँ पे, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया की खाड़ी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो सागर हो गए। आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, तिमार सागर के आगे डैश डाल के लिख लीजिएगा कि तिमार सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य अवस्थित है। अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य अवस्थित है। और कोरल सी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में अवस्थित है। और तस्मान सी, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है या न्यूजीलैंड के मध्य है। आप थोड़ा अपने मैप में देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड अवस्थित है और वहीं पर तस्मान सी भी है। तो अभी अगर ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो तस्मानिया के मध्य भी है और न्यूजीलैंड के मध्य भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे खाड़ी की बात की जाए तो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, यानी कारपेंटेरिया की खाड़ी। चार तो सागर हो गए जो आपने देख लिए। लोकेशन कहाँ है, कैसे याद रखेंगे? टेक्ट नाम से ध्यान रख पाएंगे। और यहाँ पे अगर खाड़ी की बात की जाए, बाइट की बात की जाए तो पहला है कारपेंटेरिया की खाड़ी। कारपेंटेरिया की खाड़ी, ठीक है,
जो मैं नाम लिख रहा हूं आप प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके तुरंत मैप में अपने देख पाएं कि कारपेंटेरिया की खाड़ी आखिरकार कहाँ है ना। तो आप देखिए खाड़ी का मतलब जानते हैं, यानी किसी लोकेशन के मध्य चीज अवस्थित है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, आपने कई खाड़ियों के बारे में नाम सुना है। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे कारपेंटेरिया की खाड़ी, कारपेंटेरिया की खाड़ी। और ये वाला जो लोकेशन है ये कारपेंटेरिया पेनिनसुला है, यानी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो कारपेंटेरिया की खाड़ी आपने लोकेशन देखी कहाँ है, यहाँ है कारपेंटेरिया की खाड़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखिएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, मैंने आपको बताया था बाइट, बे, गल्फ एक ही मतलब है इन सब का, गल्फ ऑफ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसके बाद है गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर। गल्फ ऑफ स्पेंसर। नेक्स्ट नाम लिखिएगा इसके अंतर्गत, जो खाड़ी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ये है सेंट विंसेंट की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? सेंट विंसेंट। सेंट विंसेंट की खाड़ी। अगर आप लोग 2019, 2020, 2018 का परीक्षा का पेपर देखेंगे पीसीएस का, तो आप पाएंगे कि प्रश्नों का स्तर कहीं ना कहीं ऐसे रहा कि भाई कौन सी खाड़ी का संबंध किस महाद्वीप से है। तो आपको ध्यान देना है इसके संदर्भ में कि आखिरकार ये खाड़ियाँ हैं कहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब आइए इसके बाद हम बात करें जल संधियों के ऊपर कि कौन कौन सी जल संधियाँ हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जल संधि जल डमरू मध्य, इसका मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जल संधि जलधारा को जोड़ेगी और दो लैंडफॉर्म को अलग करेगी। क्लियर है ये पॉइंट। हेडिंग दीजिएगा जल संधि, और जो मैंने नाम बताया इनकी लोकेशन आप लोग सर्च कीजिएगा। ये खाड़ियाँ हैं जो ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप के संदर्भ में कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप लोग जल संधि। या जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। अगर जल संधि की बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि एक जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है, और यहाँ पे तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है। इतनी लोकेशन तो आप देख पा रहे हैं। तो यानी एक जल संधि का नाम है टॉरेस जल संधि। ठीक है, क्या नाम है? टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि। तो ये किस किस को अलग कर रही है? टॉरेस जल संधि ऊपर है, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग कि टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी कह लो या न्यू गिनी, एक ही बात है। तो आप लिखिएगा कि टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से, सॉरी न्यू गिनी से, पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है, और अराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ती है। अराफुरा सी इस तरफ, अराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ती है। ये लोकेशन मैंने इस तरफ बनाई है, अराफुरा सी को कोरल सी से जोड़ती है। तो आपने लिखा ये जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करती है और अराफुरा सी को जोड़ रही है कोरल सी से। ठीक है, बस दो ही पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरी जल संधि है वो है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि। वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत सर्च कीजिए बॉस जल संधि आप लोग कहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से इसमें वर्कआउट कीजिएगा तो आप ध्यान रख पाइएगा। तो इसमें लिखिएगा कि बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही है, यानी यहाँ पे आप देख पाएंगे, कुछ इस तरफ देख पाएंगे। तो जो बॉस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग कर रही है, तस्मानिया से अलग कर रही है। और कौन से सागर महासागर को जोड़ रही है? तस्मानिया सी को आप लिखेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रही है। तस्मानिया सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से ये जोड़ रही है। ठीक है, तस्मानिया
सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रही है। तस्मानिया सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रही है। और यहीं पे आप लोग देख पाएंगे जो मैंने आपको स्पेंसर की खाड़ी बताई, अगर नहीं मिला होगा तो देख लीजिएगा ध्यान से, कि अगर हम लोग बात करें गल्फ ऑफ स्पेंसर तो इसका लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो ये भी आप लोग अपने मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये तो हो गई जल संधि, दो ही जल संधि आपको ध्यान रखनी है इस महाद्वीप के अंतर्गत। पूर्वी हिस्से की तरफ, पूर्वी हिस्से के आगे अगर हम लोग बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो पहले आप लोगों ने पढ़ा था एंडीज, कहाँ है, साउथ अमेरिका में, कहाँ है, साउथ अमेरिका में। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था रॉकी, रॉकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था हिमालय, हिमालय कहाँ है, एशिया में। और चौथे नंबर पे आपने पढ़ा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद आ रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये चौथे नंबर की है। और कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसका लोकेशन है कहाँ, जरा उसको समझिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। कोरल सी लोकेशन आप लोग जान गए हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग बात करें यहां से लेकर ये पूरा, ये देखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी लोकेशन की तरफ, तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसके साथ साथ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है। एक नया टर्म आया, अभी इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो आप लिखेंगे, आप इसको तो लिख ही लीजिए, आप जान रहे हैं तो, कि विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी को ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। नया टर्म आया आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ आप लिखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी। ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी क्या है बच्चों, प्रवाल भित्ति है। ये एक नया टर्म आप लोगों के सामने आया है, प्रवाल भित्ति और ये ग्रेट बैरियर रीफ। अब आखिरकार ये होते क्या हैं अभी समझेंगे। अभी फैक्चुअल पॉइंट में इतना ध्यान रखें कि विश्व की सबसे बड़ी चौथे नंबर की पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है। ग्रेट बैरियर रीफ जिसके नाम से जाना जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहीं पाई जाती है। यहां तक के पॉइंट क्लियर है ना। अब ग्रेट बैरियर रीफ को हम जानेंगे, उससे पहले आप एक चीज जरा यहाँ पे समझिए कि जो मकर रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है। ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। साढ़े 23 डिग्री मकर रेखा, इसमें आप एक पॉइंट लिखिएगा कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है, अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजर रही है कहाँ से, आप देख पा रहे हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया के कौन से क्षेत्र हैं जो मकर रेखा पे आते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड। क्लियर है यहाँ तक। अभी जो आप लोगों ने देखा कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र पे पाई जाती है, यानी अब यहाँ पे सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो जब बादल आएंगे बारिश पानी लेकर तो यहीं बरस जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो जिसके चलते ये पश्चिमी हिस्सा पूरा का पूरा सूखा है, रेगिस्तान देखने को मिलता है। पानी कहाँ है? अच्छी खासी मात्रा में। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है, यानी अधिकांश इसका हिस्सा जो है वो सूखा है, और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। ठीक है, इसमें मेंशन कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को कम वर्षा होने के कारण या सीमित वर्षा होने के कारण प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कम वर्षा होने या सीमित वर्षा होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं? प्यासी भूमि का देश। अगर आप लोगों के सामने ये प्रश्न आ जाए कि प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, याद रख पाएंगे? ठीक है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है, तो जिसके चलते इसको द्वीपों का द्वीप या महाद्वीपीय द्वीप भी कहते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट मंथ बना के इसके अंतर्गत कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पे फैला हुआ है, पूरे महाद्वीप पे विस्तृत है। इसीलिए इसे महाद्वीपीय या इसीलिए इसे महाद्वीपीय या द्वीपीय देश भी कहते हैं। इसीलिए इसे महाद्वीपीय या द्वीपीय देश भी कहते हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र पे ये फैला हुआ है। 2 पॉइंट क्लियर हुए? ठीक है। अब जरा एक चीज समझिए, थोड़ा एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर विश्व की बात करें हम लोग, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं यहाँ बना हुआ है ना, और यूरोप में ब्रिटेन यहाँ पे है, और ब्रिटेन के कुछ इस तरफ आप देख पाएंगे हॉलैंड। हॉलैंड एक क्षेत्र है जिसको नीदरलैंड के नाम से जाना जा रहा है। तो स्टार्टिंग में होता क्या था, जैसे आपने काला पानी की सज़ा सुनी होगी, भारत में काला पानी की सज़ा अंडमान निकोबार में दी जाती थी। एक छोटा सा क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि काला पानी की सज़ा अंडमान निकोबार में भेजा जाता था काला पानी की सज़ा के लिए कौन सी जेल में? जेल का नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, होमवर्क कीजिएगा इस पर। आइए, तो ब्रिटेन वासी क्या करते थे, अपने कैदियों को काला पानी की सज़ा सुनाने के लिए हॉलैंड भेज देते थे। हॉलैंड भेज दिया, क्यों? क्योंकि हॉलैंड भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कोई व्यक्ति भाग ही नहीं पाएगा, समुद्र में कहाँ जाएगा भाग के। तो जब हॉलैंड आज़ाद हो गया ब्रिटेन से, उस समय ब्रिटेन के अंडर में ब्रिटेन का एक उपनिवेश है ऑस्ट्रेलिया भी। यहाँ तक बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया आज भी, हालांकि आज़ाद हो गया है, आज भी ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी कहते हैं, आज भी। कुछ समय पहले तक ये था कि ऑस्ट्रेलिया अपने झंडे पे भी ब्रिटेन का झंडा दिखाता था, हालांकि हटा दिया है। न्यूजीलैंड के संदर्भ में भी ये बात थी। तो जब हॉलैंड आज़ाद हो गया तो ब्रिटेन वाले अपने कैदियों को कहाँ भेजने लगे? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी सागर से घिरा हुआ है, कहाँ जाएगा व्यक्ति भाग के? जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट बना के लिखिएगा इसके अंतर्गत कि ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम न्यू हॉलैंड था। ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम, ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम क्या है बच्चों? न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड के नाम से किसको जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। भूलिएगा नहीं, कारण क्या है? वो यही है कि अभी अपने कैदियों को यहाँ भेज रहे हैं। ठीक है। अब इसी ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी क्षेत्र में जब वर्षा अच्छी खासी हो रही है तो यहाँ पे बहुत सुनहरी घास देखने को मिलती है, तो जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, यानी सुनहरी घास की भूमि। मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये आपको ध्यान रहेगा न्यू हॉलैंड क्यों कहा जा रहा है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
लिखिएगा, सुनहरी घास की भूमि, सुनहरी घास की भूमि यानी लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। सुनहरी घास की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कवरी पे एक, अगर आप प्रोग्राम कभी देखा हो आप लोगों ने, तो एक आता था गोल्डन रश पॉपुलेशन। गोल्डन रश पॉपुलेशन ये ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को दिखाता था कहीं ना कहीं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन रश पॉपुलेशन ये क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को कहीं ना कहीं निर्धारित कर रहा है ना। आप यहाँ पे लिखेंगे कि गोल्डन रश पॉपुलेशन, गोल्डन रश पॉपुलेशन यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या। और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? एबोर्जिनीज, एबोर्जिनीज, एबओरिजिनीज भी बोलते हैं, एबोर्जिनीज भी बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो जनसंख्या, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो एबओरिजिनीज हैं, यानी यहाँ जो मूलतः रहते थे उनको एबओरिजिनीज के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन ब्रिटेन वालों ने जब अपने कैदियों को भेजा तो वो भी वहाँ के निवासी हो गए। अधिकांश जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में एबओरिजिनीज की है। ये एबओरिजिनीज, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो ये यहाँ पे करते क्या हैं? ये करते हैं भेड़ पालन का काम। यहाँ के जो मूल निवासी हैं ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं भेड़ पालन का, भेड़ पालने का काम करते हैं। और भेड़ पालने का काम जहाँ करते हैं, जहाँ पे भेड़ों को एकत्रित किया जाता है, भेड़ों को एकत्रित किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं स्टेशन। अगर आपसे भारत में कोई बोले भैया कहाँ जा रहे हो स्टेशन, तो आपके मन में आता है अच्छा रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हैं, इफ़ यू आर सेइंग कि स्टेशन जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप भेड़ पालन केंद्र जा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, इसी ऑस्ट्रेलिया में अभी हम लोगों ने बात करी कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम के एक भूगोलवेता थे। भूगोलवेता आप कह सकते हैं, ज्योग्राफर थे, मतलब पूरे विश्व का चक्कर लगाते थे। सेलर थे आप कह सकते हैं, समुद्री सेलर। जैसे हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट बोलते हैं, समुद्री जहाज चलाने वाले को सेलर के नाम से जाना जाता है। तो जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स डार्विन, इनका एक प्रिय जहाज हुआ करता था। इनका एक प्रिय जहाज हुआ करता था इनके जहाज का नाम था वीगल। एसएससी, पीसीएस, इन सब में ये प्रश्न न जाने कितनी बार आते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्विन क्षेत्र की खोज की किस जहाज से? तो इनके जहाज का नाम वीगल, और ये इसी जहाज से सब जगह ये भ्रमण करते थे। तो फाइनली हुआ क्या कि जब डार्विन दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जब ये मूव कर रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश द्वार पे पहुंचे, जिसका नाम इन्होंने डार्विन ही रख दिया। यानी ये कुछ इस तरफ से मूव करते हुए आए, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ये मूव करते आए। किस जहाज से? वीगल जहाज से। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? चार्ल्स डार्विन ने, और इन्हीं के नाम से इसकी राजधानी भी पड़ गई डार्विन। ठीक है, अब जरा एक चीज समझिए, जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे आप कभी संगम गए हो नहाने, तो जब आप संगम में जाते समय जहाज पे नाव पे बैठते हैं, तो आप लोग कई सारे पक्षियों को देखते हैं, है ना। पक्षी दाना भी डालते हैं, आप लोग कभी अनुभव किया होगा आप लोगों ने। तो वो पक्षी यहाँ के नहीं हैं, वो हैं साइबेरिया के पक्षी हैं सारे। वो आप देखते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, देखा है आपने, बहुत ही सुंदर पक्षी दिखते हैं। वो साइबेरिया के पक्षी हैं, और ठंड के मौसम के आसपास ही आते हैं वो पक्षी जो हैं, और वो फिर यहाँ से गर्मियों में चले जाते हैं। उसी तरीके से जब डार्विन साहब पहुँचते हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे कई सारे पक्षियों को देखते हैं, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही विचित्र पक्षी, और ये उनका नाम रख देते हैं डार्विन फिंच।
सिंपल सा प्रश्न, डार्विन फिंच क्या है, पक्षियों को कहा जा रहा है। आप लिखेंगे कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्विन ने विचित्र और रंग बिरंगे पक्षियों को देखा। डार्विन ने नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विचित्र और रंग बिरंगे पक्षियों को देखा। किसको देखा? रंग बिरंगे पक्षियों को देखा, और इन्होंने नाम दिया डार्विन फिंच। क्या नाम दिया? डार्विन फिंच। उम्मीद करता हूं आप कभी भूलिएगा नहीं। डार्विन फिंच किसको जाना जाता है? कई सारे पक्षी, अलग अलग प्रजाति के पक्षी इन्होंने यहाँ देखे। कभी भविष्य में आपका जाना हुआ तो आप भी अनुभव करेंगे, बहुत तरीके के पक्षी आज भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, अलग अलग प्रजाति। इसी के चलते इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज, यानी प्रजातियों के ऊपर, प्रजातियों की शुरुआत, इसके ऊपर पुस्तक लिखी चार्ल्स डार्विन ने। इनकी बुक का नाम लिख लीजिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की शुरुआत के ऊपर। ये चार्ल्स डार्विन की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, न जाने कितनी बार परीक्षा में आता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के राइटर चार्ल्स डार्विन। डार्विन फिंच के नाम से किसको जाना जा रहा है? चार्ल्स डार्विन। कौन से जहाज से आए? वीगल जहाज से आए। कहाँ? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। उन्हीं के नाम से डार्विन, यहाँ पे लोकेशन का नाम रख दिया गया, याद रह जाएगा। ठीक है, अब जैसे भारत में आप लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। अब जैसे आप लोग भारत में देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल होते हैं, है ना। तो ब्रिटेन का जब कब्जा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम का जो अध्यक्ष, जो हेड है, कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन के अंडर से जो आज़ाद हुए देश हैं वही उसके हिस्से हैं राष्ट्रमंडल खेल के। तो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जा रहा है। अगर आपसे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को किस नाम से जानते हैं? कॉमनवेल्थ। लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को कॉमनवेल्थ रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को कॉमनवेल्थ रोड, कॉमनवेल्थ रोड कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को? कॉमनवेल्थ रोड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं, अभी एक टर्म आया था आप लोगों के सामने, प्रवाल भित्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। हेडिंग दीजिएगा प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। इसके ऊपर हम लोग समझते हैं क्या मामला है। ये मैं रेस कर रहा हूं। कोरल रीफ आप लोगों को बताया बच्चों, थोड़ा सा मैं बस आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग इस कोरल रीफ के कंसेप्ट को जान जाएं। हालांकि ये टॉपिक है, हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना भी है, मेंस में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, बट अभी हम लोग कहीं ना कहीं प्री को भी टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो उस स्तर तक के मामले को आपको समझना है कि कोरल रीफ बेसिकली है क्या, है ना। कोरल रीफ हेडिंग दे दीजिएगा, कोरल रीफ हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति। बेसिकली कोरल रीफ प्रवाल भित्ति क्या है? ये एक प्रकार का कीड़ा है। क्या नाम है इसका? कोरल फॉलिप। कोरल फॉलिप। कोरल फॉलिप। कोरल फॉलिप नाम का एक कीड़ा है, जो जैसे मान लीजिए सतह है ये, और यहाँ पे जल है, ये समुद्री जल है। मान लीजिए ये इसकी गहराई है, समुद्र की गहराई ये है, ये समुद्र की गहराई है। तो ये जो कोरल फॉलिप कीड़ा है, ये ना तो ज़्यादा ठंडी में रह सकता है और ना ज़्यादा गर्मी में रह सकता है। यानी अगर ये सतह की तरफ आया तो गर्मी यानी सूर्य के प्रकाश से पाके मर जाएगा, और ज़्यादा ठंडी में चला गया तो प्रकाश पाके मर जाएगा। कोरल फॉलिप कीड़ा। और ये अपना जो वेस्ट मटेरियल निकालता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम ये लेकर अपना जो वेस्ट मटेरियल निकालता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लगभग 21 से 22 टेम्परेचर तक ये कीड़ा रह सकता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रह सकते हैं। और
200 से 250 मीटर तक की गहराई में ये रह सकते हैं, यानी वहाँ इनको कोई असुरक्षा नहीं है, मतलब वहाँ सुरक्षित है ना। और होता क्या है, जब ये ऊपर आ गए या और नीचे चले गए तो ये मर जाते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कीड़ा ये रहा, दूसरा इसके ऊपर आके जमा हो गया, इस तरीके से करते करते ये एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाते हैं और ये कहीं ना कहीं कोरल रीफ की एक संरचना बना देते हैं। और इसी का उदाहरण है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यानी इस तरीके की संरचना बना देंगे, एक आइलैंड को ये क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज समझिए कि प्रवाल भित्ति के संदर्भ में 3 केस बनते हैं, और तीनों केस आपको पता होने चाहिए। जहां से प्रश्न आते हैं, कोरल पॉलिप नाम का ये कीड़ा है, एक रफली मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, हालांकि इनके डायमेंशन को हम लोगों को मेंस के स्तर तक समझना है, वो फिर हमारा अलग टॉपिक होगा, वरना पता चला कि ऑस्ट्रेलिया से हम बाहर हो गए। ठीक है, तो इसमें बनते हैं बच्चों 3 केस। पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पहला केस जिसको बोला जाता है बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं? बैरियर रीफ। बैरियर रीफ। बैरियर रीफ कहते किसको हैं, जरा इसके बारे में जान पाए कि अगर बैरियर रीफ भूमि से दूर बन रहा है, लैंड फॉर्म से दूर बन रहा है ना। मान लीजिए ये लैंड फॉर्म है, ये भूमि है और ये समुद्र है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं यहां बन गया, ये कहीं ना कहीं यहां बन गया, तो इसको बोला जाएगा बैरियर रीफ, यानी भूमि से दूर। भूमि से दूर बन रहा है। मैं ये डायग्राम इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पहले बैरियर रीफ को जान लेते हैं। दूसरी कंडीशन बच्चों बनती है जिसको बोलते हैं एटॉल। क्या बोलते हैं? एटॉल रीफ। दूसरा केस जो बनता है उसको बोलते हैं एटॉल। एटॉल रीफ। एटॉल रीफ। एटॉल रीफ में कंडीशन क्या होती है? एटॉल रीफ के बारे में जाने जा रहा कि ये भूमि से दूर तो बनेगा, लेकिन अंगूठी के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? भूमि से दूर बनेगा, ये लैंड फॉर्म है, भूमि है, इससे दूर तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये अंगूठी का आकार ले लेता है, जैसे लगता है अंगूठी बन गई है। इसको बोलते हैं एटॉल रीफ। ये रीफ के 3 केस हैं, और इसके मध्य जो झील बन जाती है, यानी जो पानी इसके अंदर रहता है, इसको बोलते हैं लैगून झील। क्या बोलते हैं? इसके मध्य को क्या बोलते हैं? लैगून झील। तीसरा केस जो बनता है इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ। अब ये होता क्या है, ये तो लैंड फॉर्म से अलग बना, अलग शेप में। एटॉल रीफ अलग तो बना, लेकिन अंगूठी के आकार का बन गया। और जो तीसरा है वो है फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग रीफ। ये क्या होता है, जैसे ये भूमि है, ये भूमि के साथ लगकर बनता है, ये भूमि के साथ चिपक के बन जाएगा, भूमि के साथ ये चिपक के बन जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये भूमि से लगकर बना होता है। ये भी भूमि से दूर, लेकिन अंगूठी के आकार का होता है। आप लिख सकते हैं इसमें कि भूमि से दूर और अंगूठी के आकार का, भूमि से दूर और अंगूठी के आकार का, और ये भूमि से लगा हुआ, भूमि से लगा हुआ बनता है। कौन? फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति के 3 केस। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रीफ पाई जाती है? बैरियर रीफ। याद रह जाएगा, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूमि से दूर है, कोरल रीफ जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, एटॉल भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो बनते हैं, ये जो पॉलिप कीड़ा है, प्रवाल भित्ति जो है, ये कहीं ना कहीं जैव विविधता को भी बढ़ाती है समुद्र की। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, देखे हैं?
तो वहाँ पे जो वो पानी में डाइव लगाते हैं, आप हरियाली देख पाते हैं, ज़्यादा गहरा पानी होता नहीं है, बहुत साफ़ होता है, नीचे तक भी आप देख पाइएगा। तो ये वही लोकेशन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नज़दीक कोरल रीफ की। ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक छोटा सा डायमेंशन उसको ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अब छोटा सा हेडिंग दीजिएगा कि भारत में प्रवाल भित्ति, छोटा सा हेडलाइन दे दीजिए और उसको एक ब्लॉक में बना के नोट कर लीजिएगा। भारत में प्रवाल भित्ति, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यानी पेनिनसुला इंडिया, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, प्रायद्वीपीय भारत। आप लिखेंगे कि भारत में चार जगह प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। भारत में 4 जगह प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ? पहला पॉइंट, 3 केस बनते हैं, आप लोग 3 केस जान गए। अगर भूमि से दूर बन रहा है, कोई आकृति नहीं ले रहा है, तो उसको बोला जा रहा है बैरियर रीफ। भूमि से दूर बन रहा है, अंगूठी की आकार ले लिया, तो उसको बोलते हैं एटॉल। उसके मध्य जो झील बन जाती है उसको बोलते हैं लेगून। वहीं पर अगर हम बात करें कि भूमि से लग के बन रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि गुजरात में इधर यहाँ लग के बना हुआ है, तो भारत में कहाँ पाया जाता है? पहला हो गया गुजरात। तो ये कौन सा उदाहरण है? फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ का ये उदाहरण है। कहाँ पाया जा रहा है? गुजरात, है ना, गुजरात में फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती हैं। दूसरा पाया जाता है लक्षद्वीप में, और ये एक तरीके का बैरियर रीफ है। बैरियर रीफ क्यों? क्योंकि भारत के लैंडफॉर्म से दूर बना हुआ है ना, और कोई अंगूठी की आकृति का तो नहीं लिया हुआ है। ये कुछ लक्षद्वीप देख पाएंगे। दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, जिसको बैरियर रीफ बोलते हैं। देखिए, इतना अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा, फिर कैसा प्रश्न बनेगा, कहाँ से सोच सकता है एग्जामिनर? भाई वो भी तो हमारी तरह ही इंसान है कि नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो बन रहा है वो भी बैरियर रीफ है, तमिलनाडु के नज़दीक। यही है तमिलनाडु, कुछ यहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी बैरियर रीफ के उदाहरण है। बैरियर रीफ के उदाहरण, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो पहला कहाँ मिलता है? गुजरात। अगला कहाँ मिलता है? लक्षद्वीप। तीसरा कहाँ मिलता है? तमिलनाडु। चौथा आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार। चौथा क्या है? अंडमान निकोबार में। और जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे भी बैरियर रीफ पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी लैंडफॉर्म से दूर हैं, ये भी बैरियर रीफ के उदाहरण हैं। बैरियर रीफ। तो बच्चों आप एक चीज जान पाए कि भारत में 4 जगह प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं, गुजरात, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। भारत में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं उनमें कौन सा फ्रिंजिंग रीफ का उदाहरण है? तो भैया गुजरात। ठीक है जी। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा मेंशन करके कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल के लिख रहे हैं आप लोग कि विश्व की, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। उम्मीद करता हूं बैरियर वाला कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी रीफ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये कितनी लंबी है? 2000 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 2000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। इतनी लंबी प्रवाल भित्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये ना तो ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर पाती है, ना ज़्यादा ठंडी, ना ज़्यादा गर्मी, है कि नहीं है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो ग्रीष्म वाला मामला हो रहा है, उष्ण वाला मामला हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा?
यही रीफ को, जहां भारत में लक्षद्वीप बना हुआ है, इंडोनेशिया भी रीफ के उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे ज़्यादा सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? इन्हीं प्रवाल भित्ति पर। आप लिख सकते हैं एक पॉइंट डाल के कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर, आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर प्रवाल भित्ति पे पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रवाल भित्ति हैं, मैंने आपको बताया कि ये आप कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम लेके ये अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ती हैं, या आखिरकार बनी किसकी होती हैं? तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती हैं। और जो ये प्रवाल भित्ति जब ये टूटती हैं, जब ये अलग होती हैं, उसको बोला जाता है ब्लीचिंग। एक पॉइंट लिखिएगा कि प्रवाल भित्ति के टूटने को ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग, प्रवाल भित्ति के टूटने को ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रवाल भित्ति होती हैं बच्चों, रंग बिरंगी होती हैं, कलरफुल होती हैं। आप कभी गूगल करके देखिएगा या यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, आपको बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर दिखेंगी उसमें। आपका मन करेगा कि हम भी एक बार डाइव लगाएं, जो नहीं भी तैरना जानते हैं वो भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ 2000 किलोमीटर है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पे कारपेंटियर की खाड़ी, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो लोकेशन अभी आप लोगों ने बनाया है, उसके बारे में लिखिएगा एक पॉइंट। केप यॉर्क प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? केप यॉर्क। केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर, केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर तस्मानिया तक, केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर तस्मानिया तक ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक है। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग की सबसे ऊंची चोटी, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा, न्यू साउथ वेल्स। अभी आप लोगों ने लोकेशन देखी, अब लिखेंगे इसमें कि न्यू साउथ वेल्स में स्थित माउंट कोस्यूस्को, माउंट कोस्यूस्को, माउंट कोस्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ है? इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, इसी पर्वत श्रेणी में है। ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स में स्थित माउंट कोस्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हमें परीक्षा की दृष्टि से और क्या क्या जानना है। ये तो था बेसिक डायमेंशन जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके समानांतर जो टॉपिक चल रहे हैं उनको भी आप लोग साथ साथ देते चलिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।